बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान है, मैं हूँ आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। स्टूडेंट्स, आपकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर आज जो है वो टर्की यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को हम साथ लेकर आए हैं, जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं। और आज की जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि सर वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि लो मार्क्स दे रही हैं या जो फाइनेंशियल तौर पर जो स्टूडेंट्स के पास बजट कम था, उनके लिए स्पेशली हमने आज दावत दी है अपने शो में मिस्टर मोहम्मद अली, जो कि चेक यूनी के यूनिवर्सिटी चेक यूनी पोर्टल के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, आज थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है और स्पेशली आज हम टर्की इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं और क्योंकि आपको लगे कि वाकई हम काम करने के लिए यहाँ पे आए। सो सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि थोड़ा सा आप अपने बारे में आप जो है हमें इंट्रो दें। श्योर। कि आप कब से यहाँ पे हैं, इधर टर्की में हैं, और क्या आप यहाँ पे कर? मेरा जो अपना पर्सनल जर्नी है वो भी तकरीबन 2013 में टर्की से स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कंपनीज भी नहीं थी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो तब जब मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए सर्च की, तो मुझे क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी थी, तो उसमें मैंने चाइना को सर्च किया, टर्की को सर्च किया। तो मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड थे, उनके अंकल जो थे वो टर्की में पोस्टेड थे फ्रॉम एयरफोर्स। तो उन्होंने उस टाइम मुझे ये सजेस्ट किया कि आप चाइना की बजाय टर्की को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो दोनों कंट्रीज़ में अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एज अ कल्चरल एक्सपोजर और बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको अपनायत मिलेगी, कल्चरली सबसे ज़्यादा चीज़ें। तो उस टाइम मुझे इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता था, तो मैंने ये डिसीजन ले लिया था। लेकिन अभी मुझे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, मैंने अपनी बैचलर्स भी यहीं से कंप्लीट की, मास्टर्स भी यहीं से कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरा यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा था, तो मुझे पता था कि एक स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं। और यही एक मेन रीज़न भी था चेक यूनी को बनाने का, कि उसमें उन स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके जो शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि टर्की की बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में अभी रिसेंटली अवेयरनेस आ रही है। इससे पहले स्टूडेंट्स को यही लगता है कि अगर बाहर पढ़ने जाना है तो उनके पास चंद ऑप्शंस होते हैं। तो अभी टर्की भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए बन चुका है। और अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें, तो आखिरी 5-4 सालों में टर्की हर वे में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो बाकी अभी ये है कि पोर्टल के ऊपर मकसद भी हमारा ये था कि एक स्टूडेंट का ये जो जर्नी है ये इजी बना दिया जाए। और कोई भी चीज़ आपको पता है, जब आप एक कंट्री को डील कर रहे होते हैं तो इतनी इजी नहीं होती। तो उसमें फिर हमें आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट के साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक पोर्टल डायरेक्टली स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच सकता। उसमें भी हमें ब्रिजेस चाहिए होते हैं, उसमें हम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिक्रूटमेंट पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्किश यूनिवर्सिटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे तक लेके जा सकें। राइट सर, ये बताइएगा कि चेक यूनी कब जो है वो आपने स्टार्ट किया? बेसिकली हमने इसको जब स्टार्ट किया था तो ये एज अ B2C पोर्टल था, जिसमें हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स को गाइड करते थे। लेकिन उसमें हमारा ज़्यादातर जो फोकस रहा वो टर्की के अंदर रहा, इस्तांबुल के अंदर रहा। फिर उसके बाद हमने इसको नाइजीरिया में भी एक्सपैंड किया। लेकिन जब हमने पाकिस्तान में इसको एक्सपेंशन देखा, तो पाकिस्तान को आप डिफरेंट किसी कंट्री से इस सेक्टर के अंदर स्पेशली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी लोगों का ट्रस्ट टेक्नोलॉजी पोर्टल्स पे इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगेन लोग ह्यूमन इंटरेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। और स्पेशली बच्चे के लिए पाकिस्तान जैसे कंट्री में वालिदैन के लिए वो पैसा एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इतनी ईजी चीज़ नहीं है कि स्टूडेंट खुद से जाएगा, डिसीजन लेगा, 20-25 लाख उसकी फैमिली उसके लिए इन्वेस्ट कर देगी। तो पाकिस्तान में फैमिलीज इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। और फिर हमारी एक और बहुत इसको साइकोलॉजी कह लें या पाकिस्तानी मेंटालिटी कह लें, और पाकिस्तान के हिसाब से शायद ये ठीक भी है, कि स्टूडेंट अपने शहर के अंदर ही अपने प्रोसेस को करना चाहते हैं। अगर एक स्टूडेंट लेट से फैसलाबाद से है, तो वो एजुकेशन एडवाइस लेने के लिए कराची नहीं जाएगा, वो अपने शहर के अंदर ही देखेगा कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ से वो जाके सजेशन लेगा। तो इसलिए हमने इसको B2C की बजाय B2B पे फोकस किया, कि उन सारे पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कवर करें, चाहे वो एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है या एक रिक्रूटमेंट ऑफिस है, कि हम इंफॉर्मेशन उन लोगों तक लेके जाएं। फिर आगे उनके काउंसलर जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ ऑफ कोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक मेन रीज़न था B2B, क्योंकि पाकिस्तान शायद एजुकेशन की सबसे अच्छी B2B मार्केट है। अच्छा सर, एज यू नो कि पाकिस्तान में जो मोस्टली कंसल्टेंट हजरात हैं, ठीक है, जो हमारा जितना भी ट्रेंड है स्टूडेंट्स का, वो है यूके की तरफ। पहले ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया उनके काफ़ी वजह से बंद हो गया, रही उसके वीज़ा लग रहे। कनाडा, आपको सिचुएशन पता है। अभी जितनी भी मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो यूके में थे। अब यूके ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं, कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज आना स्टार्ट हो गए, ILR 5 to 10 ईयर्स पे चला गया। फिर स्टूडेंट क्या हुआ, लास्ट ईयर में देखा है कि स्टूडेंट फ्रांस की तरफ और स्वीडन की तरफ, फिनलैंड की तरफ स्टूडेंट्स मूव होना स्टार्ट हो गए, जिसमें जर्मनी भी है, जिसमें जर्मनी की फ्री एजुकेशन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स टर्की के लिए जब हम कोई प्रमोशन करें या प्रमोट करें, कोई ऐसी कोई खास रीजन
तो आप अच्छा, मुझे उसमें- बताएं कि टर्की के लिए हम स्पेशली स्टूडेंट्स को उसमें क्या देखें, जैसे कोई भी डेस्टिनेशन होती है, जैसे हमने जर्मनी की बात की, उसका मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है उसकी फ्री एजुकेशन। जी और उसमें जो उसके बड़े चैलेंजेस हैं शायद वो उसका ब्लॉक अकाउंट और इनिशियल जो वीज़ा हर्डल्स होती हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक दफ़ा जब स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाता है तो उसके लिए फ्री एजुकेशन है। अगेन जो यूके जिस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा शायद सेल हुआ है पाकिस्तान में, और अभी ये जो एक मार्केट में प्रेशर आया, तो आई थिंक सो ये कंपनीज और स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास से अच्छा भी है, क्योंकि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की मेंटालिटी बन चुकी थी कि अगर 60-70 लाख उनके पास है तो वो लगा के Definitely, बाहर पहुंचेंगे और उनकी जिंदगी सेट हो चुकी होगी। तो अब कहीं ना कहीं एक तो स्टूडेंट्स को भी रियलाइज होना शुरू हो चुका है कि स्टडी अब्रॉड का जर्नी इतना इजी जर्नी नहीं होता, इसमें उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, बजट के ऊपर फोकस करना पड़ता है, वीज़ा के ऊपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और असल जर्नी उनका किसी भी कंट्री में पहुंचने के बाद शुरू होता है बेसिकली। Right. तो असल स्ट्रगल शुरू इस पॉइंट से होती है, वीज़ा मिल जाना, एडमिशन मिल जाना, ये इजी पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम टर्की की बात करें तो ये कोई इतनी इजी डेस्टिनेशन नहीं है कि जिसपे स्टूडेंट को ये लगे कि मेरा एडमिशन होगा और मेरी जिंदगी एकदम से चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाए डेफिनेटली। और दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसमें हमेशा स्ट्रगल तो होती है, लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन करें ना कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे दुनिया की बहुत ज़्यादा हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें मैं आपको कुछ नेम्स दूंगा, समांजी यूनिवर्सिटी, कोच यूनिवर्सिटी, उसके अलावा बादशाह यूनिवर्सिटी, कादिर हास यूनिवर्सिटी, गेलेशियम यूनिवर्सिटी। तो ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कुछ सेमी गवर्नमेंट हैं, कुछ फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इनकी रैंकिंग अगर देखें दुनिया की टॉप 800 यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होता है। अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो टॉप 400-500 में भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। एक तो ये बात होगी, रैंकिंग हो गई। सेकेंडली टर्की जो सबसे बड़ी चीज़ ऑफर करता है स्टूडेंट्स को, इसका ये एक गेटवे टू यूरोप है। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो शायद अपनी ज़िंदगी में उसको पता है कि अगर मैं किसी यूरोपियन डेस्टिनेशन में जाऊंगा तो शायद वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलेगा और उसके लिए फंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे इनिशियली, तो वो टर्की को अपना गेटवे बना सकता है। ये उसकी फाइनल डेस्टिनेशन ना से, लेकिन एक अच्छा गेटवे बन सकता है। फिर इसमें तीसरी एक चीज़ है कल्चरल इंटीग्रेशन, कि टर्की बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, स्पेशली अगर हम लास्ट कुछ सालों की बात करें तो यहाँ पे जितने पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं उसमें मेजॉरिटी फीमेल्स की है, क्योंकि फीमेल्स यहाँ खुद को ज़्यादा सिक्योर समझ फील करती हैं। और आपको जैसे भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको कोई चीज़ ऑर्डर करने से पहले पूछना नहीं पड़ा, आप चाहे वो चिकन सूप हो, मीट सूप हो, आपको पता है कि हलाल है। तो लोकल्स का अगर रवैया देख लें पाकिस्तान के साथ या ओवरऑल देख लें तो इट्स क्वाइट फ्रेंडली। बाकी तो एक बच्चे को भी स्ट्रगल करनी होती है, उनकी लैंग्वेज सीखनी होती है, उनके कल्चर में इंटीग्रेट करना होता है, तो अफोर्डेबिलिटी तो है अभी भी। अगर हम ठीक है टर्की में लास्ट कुछ सालों से इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन अगेन एक स्टूडेंट के लिए जो वो 300 से $500 के अंदर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ एंजॉय कर सकता है, वो शायद बाहर नहीं कर सकता। अब इसमें एक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक थिन किस्म की ऑडियंस आती है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो उन पे प्रेशराइज नहीं करते कि आप चाहें और आप कमाएं, आप ही पढ़ें। तो एक ऐसी ऑडियंस है, और ये शायद हर मीडियोकर फैमिली बेसिकली ऐसी होती है। मेरी अपनी फैमिली भी ऐसी है कि मुझे मेरे फादर की बड़ी सपोर्ट रही है कि आप बाहर जाएं, अच्छे से अपनी स्टडीज करें, जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप जॉब कर सकते हैं तो आप करें। तो ये उस डेस्टिनेशन के लिए आइडियल तरीन, मतलब उस ऑडियंस के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। ये उस ऑडियंस के लिए नहीं है जिसके पहले माँ बाप माशाल्लाह से वो कुछ चीज सेल करके बेच कर बोले कि भाई बच्चे जाओ तुम जाके हमें कमा के भेजो। उनके लिए बेसिकली डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि जब यहाँ पे पहुंचेगा उसको एकदम से जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं आती, और ये चीजें टाइम के साथ आती हैं। अब यूनिवर्सिटी से उसको लैंग्वेज सिखा रही होंगी, लेकिन अगर उस पर पहले मंथ ही इतना प्रेशर है कि उसको किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा। अब बैचलर्स के बच्चे से आप कैसे 9 to 5 काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब उसकी क्लासेस ही 9 to 5 है। लेकिन एक मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए इट्स स्टिल एक इजी गोइंग डेस्टिनेशन है कि उसकी क्लासेस इवनिंग में कम क्लासेस हैं, वो जॉब पे फोकस कर सकता है, और वो थोड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो चुके होते हैं पाकिस्तान में बैचलर्स करने के बाद भी। तो अगर हम बात करें एक ऐसे स्टूडेंट की कि जिसके पास 20 to 25 lakhs के फंड पहले साल हैं बैचलर्स के, तो ये उसके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है। जिस मास्टर्स के बच्चे के पास भी एटलीस्ट 15 to 20 lakhs है, जिसके लिए एक इजी गोइंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पे इंग्लिश के एग्जाम्स नहीं मांगे जाते, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज एग्जाम्शन दे देती हैं। तो बस वो जो इनिशियल प्लानिंग मतलब पूरा प्लान बनता है, उसमें अगर काउंसलर एक बच्चे की अच्छी सपोर्ट कर दे और उसको रियलिटी बता दे, उसको ये कह के ना बताया जाए कि यहाँ तो बस आपने $1000 पे करने और आप पहुंच जाएंगे और सारी जिंदगी आसान, तो चैलेंजेस के बारे में बता डिपॉजिट आप कह रहे हैं कि 1000 है, और मिनिमम जो ट्यूशन फी है पर ईयर की वो 2500 से स्टार्ट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस साल इतना डिस्काउंट फी कर दिया कि $1500 में भी बैचलर्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। लेकिन मास्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम्स कॉमन है वो MBA है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, साइबर, ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ बहुत कॉमन है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। और उसमें जो कॉस्ट है कंप्लीट डिग्री की मैं बात करूंगा, यहाँ पे दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, नॉन थीसिस और विद थीसिस। नॉन थीसिस 1.5 साल का है, विद थीसिस 2 साल का है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट। और उसमें अगर नॉन थीसिस है तो वो $3000 to $4000 है, अगर विद थीसिस है तो $4000 to $6000 के अंदर उसको अच्छी डिसेंट यूनिवर्सिटी, वेल रैंक, अच्छा कैंपस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर अगेन जो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन है उसमें स्टूडेंट को बड़ा बेनिफिट मिलता है
381 लिरा, ये अराउंड 8-8.5 डॉलर्स बनते हैं। इसमें उसको पूरे महीने के लिए 200 राइड्स मिलती हैं मेट्रो की, ठीक है। जो कि मोर देन एनफ है स्टूडेंट के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल है, यूटिलिटीज अफोर्डेबल है, लेकिन जो रूम्स की रेंट है वो एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे स्टूडेंट का 60 to 70% बजट चला जाता है। तो अगर मैं एक एवरेज कॉस्ट की बात करूँ एक बिल्कुल बच्चे की, कि जो इतनी ज़्यादा आउटिंग नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर रहा है, बस एक एज अ स्टूडेंट अपने खर्चों को देख के चल रहा है, तो $450 पर मंथ उसको लिविंग कॉस्ट, इसमें अकोमोडेशन भी है, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग कवर हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक सर हम बात कर रहे थे पहले, डिस्कशन कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले, कि जिसमें आप बता रहे थे कि पेरेंट्स हमें वन गो में फी जो है वो दे रहे थे, वो उसमें अपफ्रंट पेमेंट्स के ऑप्शंस आते हैं जो स्टूडेंट अवेल कर सकता है। उसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी पर ईयर फी $4,000 है और स्टूडेंट को वहाँ पे 4 साल की एजुकेशन $16,000 कॉस्ट करेगी, लेकिन अगर उसमें स्टूडेंट या उसकी फैमिली ये चाहती है कि इस सारी फी को हम वन गो में पे करें, तो उसमें हम उनको ये अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटी से लेके दे सकते हैं अपफ्रंट ऑफर्स, जिसमें स्टूडेंट $6,000 to $8,000 वन टाइम पे करके उसकी जो 4 सालों की फी है वो कंप्लीट वेवर ऑफ मिल जाता है उसको। 100% स्कॉलरशिप उसके ऑफर लेटर में मेंशन होती है। इसका फायदा क्या होता है, जहाँ टर्की में यूनिवर्सिटीज की हर साल फीसेस चेंज होती हैं, वहीं पे पाकिस्तान में हर साल डॉलर एक्सपेंसिव होता है। तो जो लोग इस इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं वो वन गो में, और ये हर उस फैमिली को सूट करता है जो थोड़ी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में आती है, कि वन गो में अपने स्टूडेंट के लिए उसकी डिग्री की कॉस्ट, और उसके बाद फिर जो चीज बच जाती है वो जस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग 4 साल की हम कैलकुलेट करें तो हमारी अप्रोक्सीमेटली कितनी बन सकती है? उसमें भी अगेन मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि पहले 2 साल बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले साल वो टर्किश सीखता है, यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस लेता है, सेकंड ईयर उसके मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, थर्ड ईयर से उसके इलेक्टिव्स शुरू हो चुके होते हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो चुके थे। तो मैं अपने अगर तीसरे साल को सोचूं तो मेरे पास इनफ टाइम होता था एक वीक में 3 to 4 days एटलीस्ट, कि मैं इतना अपनी टर्किश को इम्प्रूव कर चुका था कि अगर मैं किसी इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल में जाता था तो वो हायर कर सकते थे। अगेन मेरी अपनी टाइमिंग्स के ऊपर कि मैं इन दिनों फ्री हूँ, मैं इन दिनों काम करना चाहता हूँ। एज अ स्टूडेंट मैंने अपने टाइम पे फॉरेन ट्रेड की कंपनीज में काम किया, क्योंकि अच्छी इंग्लिश की वजह से उनको अच्छे ईमेल्स लिखने वाले लोग चाहिए होते हैं जो इंजीनियर्स हों लेकिन उनको सेल्स का पता हो। तो अगर स्टूडेंट ने पहले 2 साल हर चीज़ भूल के सिर्फ अपने ऊपर काम किया, अपने स्किल्स के ऊपर काम किया, उसने टर्किश लैंग्वेज सीखी है, उसने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, उसने रिपोर्ट राइटिंग सीखी है, तो उसका फ्यूचर यहाँ पे अच्छा होता है स्टूडेंट। तो 2 साल, तीसरे और चौथे साल में वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक स्टूडेंट मैनेज कर सकता है। टर्किश लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है कि आप जर्मनी में जा रहे हैं और आपको जर्मन नहीं आती, इटली में जा रहे हैं आपको इटालियन नहीं आती, तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन पे इसको हम सम अप करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी डिस्कशन की है, तो डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स को खुद थोड़ा सा कन्विंस करेंगे इसके ऊपर। आप मुझे थोड़ा सा इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में गाइड कर दें, और वैसे इंटरव्यूज है कौन सा, क्या एडमिशन प्रोसेस इनका काफी इजी होता है। जब एक स्टूडेंट आप अप्लाई करते हैं तो विद इन हार्डली 1 to 5 days उसका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद उसको इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है। अगेन जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में इट्स $1,000, वो बच्चा जैसे ही पे करता है उसका फाइनल एक्सेप्टेंस आ जाता है। फाइनल एक्सेप्टेंस आने के बाद ही इज रेडी टू अप्लाई फॉर वीजा। तो उसमें अगर स्टूडेंट कराची से है तो उसका इंटरव्यू नहीं होगा, लाहौर और इस्लामाबाद से है तो शायद हो या ना हो, ये एम्बेसी डिसाइड करती है। 30 to 40% केसेस में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, रिमेनिंग केसेस में नहीं बुलाया जाता। अच्छा, टाइम जो है जब एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है उसको उसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली फाइल अपनी अप्लाई कर सकता है। जो एम्बेसी का गिवन टाइम है वो 20 days का होता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल पीक सीजन्स की बात करें तो शायद इट कैन टेक 1 month, और नॉर्मली तो 9 to 10 days में वीजा आ जाता है, डिपेंड्स ऑन फाइल टू फाइल। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, अराउंड 20 lakhs तक। ठीक है। स्पॉन्सर स्टेटमेंट होनी चाहिए, और स्पॉन्सर बेहतर है कि अगर उसके पेरेंट्स हों, तो वो एम्बेसी उसको एक सीरियस केस कंसिडर करती है। इंग्लिश का एग्जाम बच्चों को नहीं चाहिए होता, टॉफल आईएलटीएस पीटी उसके विदाउट एडमिशन हो जाता है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से एग्जाम्स लेती नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्शन मिल जाती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टूडेंट जब टर्की पहुंच जाता है तो उससे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का एग्जाम लेते हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसमें जो इनरोलमेंट होती है वो जब आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना है, बाकी अपनी फी जितनी भी रिमेनिंग फी है वो आपने स्टूडेंट ने देनी वो है। भी डिपेंड करता है, अगर उसकी यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फी है वो सेमेस्टर टू सेमेस्टर है तो सेमेस्टर टू सेमेस्टर पे करेगा, अगर वो एनुअल है तो रिमेनिंग सारी फी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करेगा। ठीक है। इन केस ऑफ रिफ्यूजल, अगर स्टूडेंट का कोई रिफ्यूजल आ जाता है तो क्या यूनिवर्सिटीज जो इनिशियल डिपॉजिट दिया होता है वो रिफंड? इसमें जो यूनिवर्सिटीज की पॉलिसी है वो 2 तरह की यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल। तो जो ऑफर लेटर होता है उसके ऊपर ये पॉलिसी ओपनली लिखी होती है कि अगर रिजेक्शन हो जाएगी तो क्या ये यूनिवर्सिटी रिफंड करेगी या नहीं। तो यूनिवर्सिटीज लाइक कादिर हास, आल्तनबाश, गेलिशम, मेडिपोल, इशिक, ये सारी यूनिवर्सिटीज इसमें कुछ 100% रिफंड करती हैं, कुछ 75% करती हैं, कुछ 50% करती हैं। लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट की जिसकी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिसका केस थोड़ा वीक है, जहाँ पे उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि 100% रिफंडेबल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। ठीक है। और जो वीजा फी है इट्स अराउंड 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो अगर उसका वीजा लग जाता है तो अगेन
इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर एक स्टूडेंट का केस वीक होने की वजह से रिजेक्शन होती है तो एटलीस्ट उसका इनिशियल डिपॉजिट उसको वापस मिल सके। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे पहुंच जाता है टर्की में, अभी उसके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या इसमें चेक यूनिट हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? इसमें हमने एक कम्युनिटी डेवलप किया, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो पॉसिबल नहीं है कि आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के एक साथ उनको अकोमोडेशन अरेंज करके दे सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कम्युनिटी ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में अभी हमारे पास तकरीबन इस साल की अगर हम बात करें तो क्लोज टू 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो अभी उसमें से हमने वॉलंटियर्स को सिलेक्ट किया है। तो हम उस अभी यूँ समझें कि जिस स्टूडेंट ने अभी नेक्स्ट इनटेक में आना है वो ज़्यादा लकी होंगे, इस इनटेक वालों को थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ी है, लेकिन आप सब लोगों के साथ मिलकर, आपके स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस कम्युनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उसमें हर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को असाइन किया जाएगा एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट एम्बेसडर टू दैट यूनिवर्सिटी। अब वो स्टूडेंट उस अपनी यूनिवर्सिटी में आने वाले हर बच्चे की रजिस्ट्रेशन से लेकर अकोमोडेशन तक कंप्लीट गाइडेंस होगी उसमें। जो बच्चे यहाँ पहले से रह रहे हैं, जिनके पास अकोमोडेशन अवेलेबल है, वो नए आने वालों को अकोमोडेट करेंगे। हाँ, लेकिन जिस बच्चे ने डॉर्मेट्री में जाना उसके लिए तो हम डेफिनेटली हेल्प करते हैं। वो बहुत ईजी प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी ही उसको डायरेक्ट डॉम ऑफर कर देती है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की वजह से बच्चे फ्लैट शेयरिंग में ज़्यादा चाहते हैं। तो इस साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा गोल है वो कम्युनिटी को बिल्ड करना है, ताकि पुराने स्टूडेंट्स नए आने वाले स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, चाहे वो जॉब्स में हो या चाहे अकोमोडेशन में हो, ताकि जो बच्चा नया आ रहा है उसको एकदम से वो अजनबी वो खुद को फील ना करे यहाँ पे, उसको एक अपनायत मिले अपने मुल्क के लोगों के साथ। आपको पता है कि वो जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो उनके लिए भी एक ईजी रहेगा। जैसे सर अभी आपने लाहौर इस्लामाबाद की बात की और कराची की बात की, क्योंकि हम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो फैसलाबादी स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरव्यू आ सकता है, मतलब आ सकता है एग्जैक्टली। और स्टूडेंट को इंटरव्यू में बड़ा प्रेजेंटेबल वे में जाना होता है। कोशिश करें कि अगर वो स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट दिखना भी चाहिए उसमें। जब उससे इंटरव्यू किया जाए वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बताए। ये इंटरव्यू ज़्यादा नहीं होते, ये 10 to 15 मिनट्स के होते हैं, जिसमें स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट को एटलीस्ट इतना पता हो कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, किस प्रोग्राम में जा रहा है और यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। तो बेसिक वो ये चीज़ें पूछ रहे हैं। जहाँ पे अगर एम्बेसी को लगता है कि स्टूडेंट को जहाँ जा रहा है उस प्रोग्राम का नहीं पता, उस यूनिवर्सिटी का नहीं पता, तो ये एक मेजर रीज़न होती है रिजेक्शन की। अच्छा, एक और पॉइंट अभी आपने बताया भी है, दोबारा मैं क्योंकि मैंने एक चीज देख रहा था, एक स्टूडेंट को रिव्यू चेक कर रहा था, तो उसको किसी काउंसलर बताया कि भाई आप जाके टर्की में जाके आप किसी भी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हो, आप टैक्सी चला सकते हो। नहीं, सो मैंने यहाँ पे आपके देखा है कि कोई भी टैक्सी ड्राइवर मुझे नहीं पाकिस्तानी नहीं मिला, कोई रेस्टोरेंट में मुझे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं नजर आया। इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करें कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन टाइमली देना बहुत ज़रूरी है। ना वो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, ना टैक्सी चला सकता है, और रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा अगर उसको टर्किश बहुत अच्छी आती है। टर्किश स्किल्स की वजह से उसको जॉब मिल सकती है। या फिर अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे 6-7, उधर अगर स्टूडेंट्स काम कर रहे हो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम मैसेज की बात करें ना, जनरली स्पीकिंग, तो उसमें स्टूडेंट्स को जो जॉब्स मिलती हैं वो उनकी अच्छी इंग्लिश की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमीज में मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म की कॉल सेंटर्स हैं। एक तो यहाँ पे ट्रेडिंग के कॉल सेंटर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मेडिकल टूरिज्म के हैं, तो उसमें स्टूडेंट को अच्छी इंग्लिश की वजह से जॉब मिल सकती है। उसके अलावा जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको आईटी की कंपनीज में जॉब्स मिल सकती हैं। तो शायद स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से आते हुए ये नहीं पता होता कि यहाँ और जॉब से ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा है, लेकिन उस जॉब को हासिल करने के लिए अब पिछले 1-2 महीने हमने ग्रुप में पोल किया नए आने वाले स्टूडेंट से कि आपको टर्की कैसा लगा। तो उसमें मेजोरिटी का ये था कि जॉब्स नहीं मिल रही। तो हमने उसमें नीचे पूछा कि चलें जिसको जॉब नहीं मिल रही वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक भेज दें, हम उसके लिए उसको सजेस्ट करते हैं। तो कोई 45 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट की लिंक्डइन प्रोफाइल थी। तो स्टूडेंट को ये चीज़ें टाइमली अगर उसका काउंसलर बता देना कि आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जिस स्किल में आप अच्छे हैं उसके ऊपर वर्क करें, CV बनाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, तो टर्की में द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स इज लिंक्डइन। और इसमें कितनी इनकम स्टूडेंट को मिल जाती है अगर वो अच्छी जॉब उसमें देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, मैं इंग्लिश की बात करूं तो मेजॉरिटी जो इंग्लिश स्कूल्स हैं वो उनको पर आवर के हिसाब से पे कर देते हैं, या जिस दिन उन्होंने काम किया उस दिन के हिसाब से। अगर हम थोड़ी ज़्यादा डिसेंट जॉब्स की बात करें, मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, या लेट्स से IT कंपनीज की कर रहे हैं, तो वो उनको मिनिमम जो यहाँ पे पे स्केल है वो तो 22,000 टर्किश लीरा है। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा बच्चा जा रहा है, अगर मास्टर के स्टूडेंट की एग्जांपल है, तो उनको 22 नहीं पे करेंगे, ऑफ कोर्स उनको 35 to 40 के लीरा से ज़्यादा ही पे करेंगे, जो कि पाकिस्तानी मतलब $1,000 या पाकिस्तानी आप यूँ समझे कि 2,80,85,000 बन जाते हैं। तो एक वाइट कॉलर डिसेंट जॉब की सैलरी होती है $1,000 से। लेकिन इससे नीचे जो ग्रे जॉब्स, ग्रे एरिया के अंदर जितनी जॉब्स आ जाती हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट के अंदर काम अगर किसी को मिल गया या किसी को इंग्लिश टीचिंग की जॉब मिल गई, तो इसमें कंसिडर कर सकते हैं 25 to 30,000 लीरा। अगेन जो एक स्टूडेंट के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए इनफ है, लेकिन ये इट्स नॉट इनफ कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फी भी इससे पे कर सके, क्योंकि इस्तांबुल में आने के बाद ये एक ऐसा शहर है जो आपसे खर्चा करवाता भी है। तो जब स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे होते हैं तो बाहर आउटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा यहाँ पे कि
रिसेंटली जो स्टूडेंट्स आए हैं, एक गैप आया था जब हम यहाँ पे आए थे स्टूडेंट्स, तो हम पाकिस्तान के बहुत अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे। मेरे अपने पर्सनल फेडरल बोर्ड में मतलब 93% मार्क्स थे, तो मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली थी। तो अभी भी टर्की में ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, तो उनकी सक्सेस स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा है। उन यहाँ की जो सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनीज हैं उसमें बेशुमार पाकिस्तानीज मिलेंगे। इवन एसएलसान की अगर हम एग्जांपल ले लें, बाइकार की ले लें, जो ड्रोन्स बना रही है उसमें बेशुमार पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम किस बच्चे को आ रही है कि जिसके मार्क्स लेस देन 60% है, बजट जिसके पास था नहीं, उसको किसी ने झूठ बोल के भेज दिया कि $1000 में तो पहुंच जाओगे। तो वो बच्चा तंग है, वो टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाएगा, यूट्यूब पे भी बनाएगा, फेसबुक बनाएगा, और ये वही बच्चा है कि जिसको अगर आप 1 साल का खर्चा भी दे दें वो फिर भी लैंग्वेज नहीं सीखेगा। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ सोचनी है कि जब आप किसी रिक्रूटमेंट पार्टनर के पास जाते हैं तो आप सिर्फ उसको बुरा भला नहीं कह सकते कि उसने मेरे साथ ये किया, उसमें आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने भी अपनी वर्किंग नहीं की। एक रिक्रूटमेंट पार्टनर आपका शायद एप्लीकेशन के प्रोसेस को इजी बना सकता है, लेकिन वो आपका दिमाग नहीं चेंज कर सकता। इसमें स्टूडेंट्स को अपनी वर्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गैस्ट्रोनॉमी और कुलिनरी आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स में आए, यहीं से ग्रेजुएट हुए, और यहाँ के जो सबसे बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं वो उनमें एज अ शेफ़ काम कर रहे हैं। वो 2-3 हज़ार डॉलर सैलरीज पे ले रहे हैं क्योंकि उन बच्चों ने ग्रो किया है, लैंग्वेज सीखी है और अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बिल्किन टाइप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। वो टर्की के अंदर $5,000-6,000 सैलरीज लेने वाले स्टूडेंट्स भी हैं जिनको पासपोर्ट्स मिल चुके हैं, यहाँ सिटीजनशिप, जो यहाँ की अच्छी बड़ी कंपनी जैसे कि आर्चलेट, जिसने अभी पाकिस्तान में डॉलर्स को परचेज किया, उसमें बहुत ज़्यादा स्टाफ पाकिस्तानी है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स कि आप किस यूनिवर्सिटी में आए हैं, किस प्रोग्राम में आए हैं, और आपने उसमें कितनी एफर्ट्स दिए हैं, और उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक स्टूडेंट अगर अपना इनिशियल डिसीजन गलत ले रहा है, अगर उसके पास इनफ फंड्स नहीं है, तो यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में टाइम नहीं दे पाएगा, वो सारा टाइम काम में देगा और उसकी यूनिवर्सिटी कभी खत्म नहीं होगी। ये डिफरेंस एक बच्चों को समझाना जरूरी है। ठीक है सर, एक आखिरी क्वेश्चन और इसको हम सेशन को क्लोज करते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि पीआर का, कि टर्किश में अगर स्टूडेंट आता है, टर्की आता है पढ़ने के लिए, अगर ड्रीम डेस्टिनेशन समझता है और फिर 4 साल गुजारता है, या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो 2 साल पढ़ने के बाद अगर वो सोचता है कि मैं टर्की में रह के पीआर कैसे मिले उसको, या उसका टर्किश पासपोर्ट कैसे यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। एक तो जब स्टूडेंट आता है तो उसका वीज़ा 90 डेज का होता है, तो उसको एज ए स्टूडेंट यहाँ का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। जब उसका वो स्टूडेंट स्टडी उसकी ड्यूरेशन कंप्लीट होती है तो वो शॉर्ट टर्म पे इसको स्विच कर सकता है। वो उसको मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए मिलता है कि एज अ स्टूडेंट आया, 4 साल कंप्लीट किए, अब उसको कोई जॉब नहीं मिल रही तो इमीडिएटली अपने शॉर्ट टर्म रेजिडेंस पे स्विच कर सकता है, जो 6 मंथ्स का उसको मिलेगा, और वो मैक्सिमम 2 दफ़ा रिन्यू हो सकता है। तो यूँ समझे कि 6 मंथ 1 ईयर। लेकिन राइट वे ये है कि आप टाइमली जॉब्स के लिए अप्लाई करें ताकि उस 6 मंथ के अंदर एटलीस्ट आप जॉब अरेंज कर लें। जब एक स्टूडेंट जॉब अरेंज कर लेता है तो वो उसका वर्क परमिट होता है। ठीक है। तो वर्क परमिट पे आने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको टर्की में अपने 5 साल पूरे करने होते हैं। उसमें अगर आपके 4 साल एजुकेशन के हैं, या लेट से 6 साल एजुकेशन किया, आपने 4 साल का बैचलर्स किया, 2 साल का मास्टर्स किया, या पीएचडी की, लेकिन सिटीजनशिप तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपने एटलीस्ट उसके साथ उस 5 सालों में 1 साल आपने अगर वर्क परमिट का ऐड कर दिया, तो वो अगर आपने ऐड कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल होने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, प्रोसेस में चली जाती हैं, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होकर आता है तो फिर आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है। प्रोसेस कितना लंबा होता है आफ्टर? 1 साल लग सकता है। 1 साल। लेट्स से कि अगर आपका डिक्लाइन हो गया फॉर एनी रीजन, आप, और उसमें टर्किश लैंग्वेज का एग्जाम भी होता है कि आपको टर्किश कितनी आती है, उसमें ये भी देखा जाता है कि आपने 5 साल में कोई क्राइम तो नहीं किया, तो लेट्स से कि बाय एनी चांस उस स्टूडेंट का वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन उसको स्टिल यहाँ का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस मिल सकता है, जो कि 6 साल 8 साल 12 साल का होता है, कि उसको बार बार रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन अगर रेशो की बात की जाए तो अगेन टर्की एज अ गेटवे है। तो यहाँ पे मास्टर्स वाले स्टूडेंट शायद सिटीजनशिप का वेट किए बिना ही अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते, वो यूरोप या फिर यूएस, ऑस्ट्रेलिया अच्छी डेस्टिनेशन में जा चुके होते हैं। तो स्टिल टर्की नॉट मोर लाइक अ डेस्टिनेशन फॉर पीआर, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा गेटवे है पूरी दुनिया में। यहाँ से कम एक्सपेंसेस में आपको दुनिया का एक्सपोजर मिलेगा, हर कंट्री का यहाँ पे बच्चा मिलेगा, नेशनलिटीज मिलेंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। तो एक स्टूडेंट को जो इनिशियल ग्रूमिंग चाहिए होती है वो यहाँ पे मिल चुकी होती है। सर बहुत शुक्रिया सर आपका, इतना अपने सेशन का हमें टाइम दिया, और आपने बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को गाइड किया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि जो सर ने चीज़ें बताई हैं, एक चीज़ अपने माइंड में रख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट टर्की आना चाहता है वो अपने माइंड में रखे, एक तो उसके पास बजट होना चाहिए, दूसरी बात वो स्टूडेंट जो वाकई ही टर्की की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहता है। जिस तरीके से आप लोग यूके में जाके यूनिवर्सिटी जाते नहीं हो, असाइलम क्लेम कर देते हो, या यूरोप में जाके जिस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, टर्की वो डेस्टिनेशन नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जो हमारे वीडियोस देखते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें कमेंट्स भी आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि स्पेशली कुछ चीज़ें हमें ऐसी बताएं जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। तो ये बेसिकली सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स टर्की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहता है या अपना एडमिशन प्रोसेस कराना चाहता है तो आप स्टडीफाई की टीम से आप रुजू कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।